हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो वही हमारी जो कल वाली वीडियो थी उसका कंटिन्यूस पार्ट है। क्लास 7th के चैप्टर 7 का हिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या नया देखते हैं। डेलिब्रेशन और जाति पे डेलिब्रेशन कैसे, यानी कि ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अब यहाँ पे एक गांव का नाम दे रखा है, यानी कि एक जगह का नाम दे रखा है उयक्कोंडन। यहाँ पे क्या, ये उदय्यार में है, तिरुचिपल्लू तालुका में, तमिलनाडु में, यानी कि सबसे नीचे है। जब आप इंडिया का मैप ऐसे उठाओ, सॉरी ये नहीं है, जो आप इंडिया का मैप ऐसे देखोगे ना तो यहाँ केरला है, तो यहाँ बिल्कुल पास में ही तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु की यहाँ बात हो रही है, सबसे नीचे वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्कशन चल रहा है, डेलिब्रेशन चल रहा है, किस पे, ब्राह्मणों के बीच में चल रहा है। कुछ स्टेटस ऑफ ग्रुप, यानी कि उस ग्रुप की क्या पदवी होनी चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए, उस बेसिस पे। अब किस जाति की बात हो रही है, बात हो रही है रथाकारा की, जिसका मतलब होता है चैरियट मेकर, यानी कि जो रथ बनाते हैं उन लोगों की बात हो रही है। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। एक आर्किटेक्चर भी है, इनकी सोच समझ के कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, जैसे कुछ क्रिएट करने के लिए, जैसे जो वास्तुशिल्प होते हैं उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। बिल्डिंग कोचेस, चैरियोट्स, रथ बना सकते हैं। कुछ कोच, यानी कि कुछ जैसे ट्रेन के कोचेस होते हैं ना, कि डब्बे बना सकते हैं ऐसे वाले। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स के लिए जो गेट होते हैं उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं। वुडन इक्विपमेंट से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कुछ यज्ञ वगैरह कर सकते हैं, मंडप बना सकते हैं। ठीक है, और ये ज्वेलरीज भी बना सकते हैं किंग के लिए। तो ये चर्चा चल रही है, उसमें ये सब बताया गया कि अच्छा ये जो जाति है ये किस किस मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसका काम क्या है, क्योंकि इसी बेसिस पे उन्होंने बाद में डिवाइड किया था। अगर आप क्षत्रियों की बात करो तो कुछ जाति उनमें से भी इंपॉर्टेंट होने लगी थी, कुछ लोग इनमें से खड़े होने लगे थे अलग आके। राजपूतों की बात करो तो राजपूत जो क्लान था, यानी कि क्लान वही जो जनरेशन के बेस्ड क्या होता था, आइडिया होता था कि हमारे एंसेस्टर्स सेम है। ठीक है, तो जो ये राजपूत होते थे ना, इन्होंने क्या किया, बहुत ही पावरफुल हो गई है 11th और 12th सेंचुरी में। ठीक है, कैसे, ये एक डिफरेंट लाइनेज से आते थे, जैसे हुनास, चंडेलास, चौलक्यास, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और आप पढ़ोगे भी आगे जाके। ये ऐसे अलग अलग लाइनें से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, कि कुछ लोग चौलक्यास थे, कुछ चांडेल्स थे, यानी कि अलग अलग राजवंश कह लो कि बाद में ये राजवंश बन गए ऐसे। ठीक है, इनमें से कुछ क्या थे, पहले ट्राइब्स थे, यानी कि पहले जो जनजाति हैं उनमें से ही बिलोंग करते थे, बाद में पावर इनके पास आई और ये ऐसे राजवंश वगैरह बन गए। ठीक है, इन्होंने अपने आप को क्या किया कि ये राजपूत हैं, अपने आप को रिगार्ड किया राजपूतों की तरह, उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया पुराने राजाओं को। ठीक है, और एग्रीकल्चर एरियाज़ को ले लिया। ठीक है, फिर उन्होंने एक डेवलप्ड सोसाइटी को इमर्ज किया और उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके अपने आप को वहाँ का शासक घोषित करा। यानी कि ये जो क्षत्रिय थे अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा साबित किया और अपने आप को फेमस किया। अब क्या था कि जो राइज ऑफ राजपूत क्लान्स था, पोजीशन टू रूलर्स, यानी कि जो कुछ जो ट्राइब्स थी उन्होंने अपने आप को राजपूत बताया, और राजपूत से फिर वो क्या हो गया कि रूलर्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राजा थे, उन्हें हरा के वो राजा बन गए। तो इनके इस स्टेप ने बाकी सारे जो ट्राइबल लोग थे, बाकी जो जनजातियाँ थी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, यानी कि एक तरह से उन्हें मोटिवेट किया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों के सपोर्ट के साथ ये जो लोग थे, यानी कि ये जो अलग अलग ट्राइब्स थी, ये क्या होने लगी, कास्ट सिस्टम का पार्ट बनने लगी। कैसे, अब जो ट्राइबल फैमिलीज थी, खासकर जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, वो ही ऊंची पोजीशन पे आती थी ब्राह्मणों के पास, या फिर ब्राह्मणों के साथ वाली पोजीशन पे, या फिर क्षत्रियों के पास वाली पोजीशन पे। वरना ज़्यादातर जो कास्ट थी, ज़्यादातर जो लोग थे, ज़्यादातर जो क्लान्स थी, यानी कि वही जनरेशन बेस्ड, एक ही ट्राइब में अलग अलग क्लान्स है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वो ज़्यादातर वो छोटी ही कास्ट ले पाती थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब, सिंधु, नॉर्थ वेस्ट वाले फ्रंटियर पे, तो उन लोगों ने हिंदुज़्म को ना अपनाते हुए, ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म को, कट्टरपंथी हिंदूवाद को ना अपनाते हुए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो सोसाइटी का डिफरेंस था, ये ब्राह्मणों सेटअप किया था, यानी कि हिंदू धर्म में था ये सब, कि 4 वर्णों में उन्हें बांट दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं था इतना अनइक्वल, तो उन लोगों ने क्या करा, खुद ही इस्लाम अडॉप्ट कर लिया कि हम ये अनइक्वल ऑर्डर नहीं चाहते हैं, हम एक इक्वालिटी चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने हिंदूवाद को छोड़ के मुस्लिमों को ज्वाइन कर लिया, कुछ किन्होंने, ट्राइब्स ने। इसके अलावा क्या इमरजेंस हुआ था, इमरजेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज, यानी कि किस तरह से ये स्टेट्स बनने लगे, कुछ राज्य बनने लगे, एरियाज बनने लगे, ये डिपेंड कर रहा था कि उनके अंदर सोशल चेंज कैसे हुआ। ठीक है, अब हम इसी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि किस तरह से सब होता है। अब हम जो डीपली लुक करने वाले गोंडास पे, ठीक है, कि ये गोंडास कौन थे, ठीक है, इन पे क्लोजर लुक करेंगे, और साथ में अहोम कौन थे, इन पे क्लोजर लुक करेंगे। तो ये गोंडास जनजाति कौन थी, तो देखो ये जो गोंडास थे ये ज़्यादातर रहते थे एक एरिया में जिसे हम गोंडवाना कहते हैं, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश वाला इलाका है, थोड़ा उड़ीसा को भी टच करेगा। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी टच कर सकता है। वैसे ये थोड़ा सेंट्रल में ही है गोंडवाना। तो यहाँ पे ये गोंड लोग रहते थे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम गोंड की बात करें तो ये कौन सा एरिया था, ये कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स था, यानी कि वो एरिया जो कि गोंडा लोग रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने इनहेरिट कर रखी है, उन्होंने ले रखी है। ये कौन सी प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आधार पर खेती करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर करके खेती करते थे। मतलब अगर मान लो कोई ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है और ये तीसरी जगह है, ठीक है, तो यह यहाँ पे आएंगे, इस यहाँ पे जितने भी घास फूस वैसे ही जंगली जो ऐसे उग जाती है बेफालतू में, ठीक है, उस जंगली एरिया को, पेड़ पौधों को, वहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे, ठीक है, फिर इसे जला देंगे। जलाने के बाद में क्या करेंगे, इसकी जो राख है उसे मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे खेती करेंगे। तो जब तक इसकी उपजाऊ शक्ति रहेगी खेती करेंगे, जब उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी उसे काटेंगे, ठीक है, और फिर दूसरे जगह चले जाएंगे और इसे खाली छोड़ देंगे। इसे खाली छोड़ के क्या होगा, फिर ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या होगा कि फिर से हवा पानी आएगा और फिर से ये उपजाऊ हो जाएगी। फिर ये दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ की जो जंगली चीज़ें उगी हुई होंगी उन्हें काटेंगे, ठीक है, फिर उसे जला देंगे खेत को, और खेत को जलाने के बाद उसकी जो राख होगी उसे फिर से मिट्टी में मिक्स करेंगे, फिर यहाँ खेती करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे कि भाई तो फिर से उपजाऊ हो जाए, हम आगे निकल रहे हैं, ठीक है। आगे जाके फिर वो यही करते। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इनका मेथड था जो ये अपनाते थे। इसके अलावा देखा जाए तो पूरा जो गोंडा ग्रुप था ये बहुत सारे छोटे छोटे क्लान्स में डिवाइडेड था, यानी कि बहुत सारे वही वंशजों में, कि मतलब हमारे मम्मी पापा ये हैं, किसी का ए, किसी के बी, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो क्लान्स हैं इनके अपने खुद के राजा होते थे, या फिर जिन्हें ये राय कहते हैं, ये उनके अपने खुद के होते थे। जब दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा था, उसकी पावर कम होती जा रही थी, तब ये जो किंगडम्स थे, ये गोंडा किंगडम्स जो है ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे थे। और कई बार जो बड़े बड़े लार्ज जो गोंडा किंगडम्स होते थे, उन्होंने छोटे गोंडा चीफ्स को, यानी कि जो छोटे सरदार होते थे, उन्हें डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। अकबरनामा में लिखा है कि एक हिस्ट्री में अकबर के रीजन में है कि अकबर के साम्राज्य में क्या था कि गोंडा किंगडम की अगर हम बात करें तो जो गड़ा कतंगा का जो गोंडा किंगडम था उसमें लगभग 70,000 गांव आते थे, यानी कि एक किंगडम में लगभग 70,000 गांव। तो सोचो कि वो कितना बड़ा किंगडम होगा। ये एक गोंडा लेडी है, वुमेन है, ये जो आपको फोटो दे रखी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ, अब हम देखते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कैसे डिवाइडेड थे। आप ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज क्या होता है कि जहाँ पे एक केंद्र बिंदु होता है पावर का, और उसके बाद जो ये कह देगा वही सब मानेंगे, वो सेंट्रलाइज होता है। अगर हम इसके बाद बात करें, क्या होता था कि जो ये थे किंगडम थे वो डिवाइडेड थे गढ़ों में, ठीक है, कुछ गढ़ में डिवाइडेड थे। हर गढ़ के अंदर क्या थे, कुछ पर्टिकुलर गोंड क्लान्स आते थे, यानी कि कुछ लोगों की श्रेणियाँ आती थी, कुछ ग्रुप्स आते थे जो कि एक ही वंशज होने का दावा करते हैं, ठीक है। तो एक किंगडम है, किंगडम के अंदर क्या हो गए, क्लान्स आ गए बहुत सारे। इन क्लान्स जो थे और डिवाइडेड थे 84 विलेजेस में, यानी कि एक क्लान आया, एक क्लान के अंदर फिर ग्रुप डिवाइडेड हुआ 84 होगा, ठीक है, क्योंकि वह 84 को हिंदी में 84 कहते हैं, तो उसे नाम दिया गया 84। अब 84 को फिर डिवाइड करा गया बरहोत में, और बरहोत में कितने विलेज आते थे, 12 विलेज आते थे एक साथ। फिर से अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है कि मान लो एक किंगडम है, सबसे पहले तो एक किंगडम हो गया, ठीक है, किंगडम को डिवाइड किया गया अलग अलग क्लान्स में, ठीक है, जिनके एक वंशज एक पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है। क्लान्स के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। अब मान लो किंगडम के पास तो 70,000 थे ना, अभी हमने देखा 70,000 कुछ गांव थे, ठीक है, तो ये देखो कितना ज़्यादा डिवाइडेड हुआ होगा। अब इन क्लान्स के अंदर होते थे 84, यानी कि 84 गाँवों का ग्रुप होता था, ठीक है, ठीक। और अब इन 84 के अंदर कौन आते थे, 12 गांवों के ग्रुप आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लीड किया, फिर इनका ग्रुप बना, फिर इनका ग्रुप बना, फिर इनका ग्रुप बना। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर था और ये सब कैसा था, डिवाइडेड था, ठीक है। आगे चलते हैं। इस मैप में थोड़ा सा दे रखा है किसका इलाका, गोंडवाना का इलाका अंदर तक, कि कैसे नदियों के पास अलग अलग लोग रहते हैं, गोरा, कोलंगा, मंडेला, ठीक है, बंदोलगढ़, ठीक है, बायरोगढ़ और चौरागढ़। तो ये सब गढ़ हैं जिनके अंदर और ज़्यादा चीज़ें डिवाइडेड लोग होते थे। अगर हम बात करें आगे, देखो अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे इमर्ज होने लगा जो चेंजेस थे, यानी कि जो चेंजेस आने लगे थोड़े गोंडा सोसाइटी में। क्या क्या चेंजेस आए, जो पहले इक्वल सोसाइटी थी वो अनइक्वल सोसाइटी बन गई। अनइक्वल सोसाइटी कैसे कि अब जो राजा थे, यानी कि जो गोंड को लीड करने वाले लोग थे, वो ब्राह्मणों को क्या देने लगे कि कुछ लैंड या फिर कुछ तोहफे वगैरह देने लगे, जिससे ब्राह्मण भी अपना ज़्यादा अधिकार दिखाने लगे, जनजाति पे ब्राह्मणों की ज़्यादा सुनी जाने लगी, ठीक है। अब ये जो गोंड लोग थे ये भी चाहते थे कि इन्हें राजपूत माना जाए, ठीक है। और जो गोंड राजा था, खासकर जो अमरदास था,
जो गोंड राजा था किसका, गड़ा कतंगा का, उसने एज्यूम कर लिया अपने आप को, टाइटल क्या दे दिया, संग्राम शाह का। कौन सा टाइटल दे दिया, संग्राम शाह का। ठीक है, उसका जो बेटा था दलपत, उसकी शादी करवाई गई एक राजकुमारी दुर्गावती से। ठीक है, किसकी बेटी थी वो, सलभान की बेटी थी जो चांडिल राजपूत था, यानी कि ऑलरेडी एक राजपूत के परिवार से उन्होंने शादी कर ली, रिश्ता बना लिया जिससे वो अपने आप को राजपूत कह सकें। लेकिन ये जो दलपत था जिसकी शादी हुई थी दुर्गावती से, वो दलपत मर गया जल्दी ही। ठीक है, तो फिर ये जो रानी दुर्गावती थी इसने अपने बेटे, जो 5 साल का बेटा था इसका, वीर नरेन, उसके नाम पर शासन करा। लेकिन शासन कौन कर रहा था, रानी दुर्गावती कर दी थी। ठीक है, तो मुगल जो साम्राज्य था उसने फोर्स करा, मुगल साम्राज्य के एक ऑफिसर मान लो असफ खान, वो आया 1565 में, उसने अटैक करा गड़ा कतंगा पे। ठीक है, रानी दुर्गावती ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया, रोक लगाई उस पर। लेकिन क्या हुआ, बाद में वो जब हार गई तो उसने क्या सुनिश्चित किया कि मैं मर जाऊंगी, सरेंडर करने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। ठीक है, और फिर जो उसका बेटा था, ये जो वीर नरेन था जिसके नाम पे वो शासन कर रही थी, वो भी उसके बाद कुछ टाइम बाद लड़ते लड़ते उनसे मर गया। ठीक है, ये जो वॉल पेंट, ये जो है ये डोर का डिज़ाइन है, किस चीज़, कहाँ का डोर है ये गोंडवाना ट्राइब्स का एक मध्य प्रदेश में क्या मिला हुआ एक डोर है, यानी कि एक दीवार, यानी कि एक तरह से गेट है। ठीक है, उस पर बना हुआ डिज़ाइन है। ठीक है, अगर हम इससे आगे की बात करें तो क्या था, बाद में जो गड़ा कतंगा था, ठीक है, वो काफ़ी रिच स्टेट था, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा वेल डेवलप्ड स्टेट था। उसने बहुत कुछ कमाया था, किससे, अपने कभी कभी जो जंगली लोग थे, जंगली जो जानवर थे, उन्हें पकड़ के, उनके सामानों को बेच के, इस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ कमाया था। लेकिन जब वो मुगलों के द्वारा हारे गए तो उनके जो ज़्यादातर जितने भी कमाया हुआ चीज़ थे, जो प्रीसियस कॉइन्स वगैरह ये कैप्चर कर लिए गए, हाथी वगैरह कैप्चर कर लिए गए। जो भी जीता हुआ पार्ट था वो उन्होंने किंगडम, यानी कि जो राजा था उन्होंने अपने पास रखा, और काफ़ी कुछ सामान बाद में, यानी कि कुछ बाकी की बची हुई चीज़ें जो चंद्रशाह था, यानी कि उस वीर नरेन का एक अंकल, दूर का अंकल, उसे दे दिया गया, वापस कर दिया गया कि भाई तुम अपने पास रखो, ये सारी चीज़ें बाद में उन्हें दे दी गई। ठीक है, फॉल के बाद भी, यानी कि जब गड़ा कतंगा की हार हो गई थी, इनकी पूरे साम्राज्य के नष्ट होने के बाद भी जो गोंड किंगडम था उसने अपने आप को सर्वाइव कराया, वो जिया। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बहुत वीक बन गया था, इससे हम मुकर नहीं सकते। और खासकर कब, जब उन्हें लड़ाई करनी पड़ी बुंदेल लोगों से, जो बुंदेलखंड का एरिया था, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को की बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, वो और जो मराठा लोग थे महाराष्ट्र के, जब उन्हें इनसे युद्ध करना पड़ा तो ये और भी ज़्यादा वीक हो गया पूरा एरिया। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, गोंड लोगों के बारे में कि कैसे उनका शासन था। अब हम देख रहे हैं अहोम को। अगर हम अहोम्स की बात करें तो ये जो अहोम लोग थे ये माइग्रेट करे कहाँ से, म्यांमार से, जो आपका पड़ोसी देश है ना म्यांमार, वहाँ से ब्रह्मपुत्र वैली में। ठीक है, अभी हम मैप में देखते हैं, चलो देखो आप यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये म्यांमार का एरिया है, और यहाँ है अहोम्स का, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ की वैली है, यानी कि ये लोग यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो ये लोग यहाँ आए तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने नए स्टेट को बनाया, किन्हें हरा के, कुछ लोगों को हरा के, यानी कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम थे उन्हें हरा के। जैसे एक तो भुयान्स का जो लैंडलॉर्ड थे, वहाँ के जो ज़मीन के मालिक थे, उन्हें हरा के अपना शासन स्थापित करा। 16th सेंचुरी के कुछ किंगडम से जिन्होंने इन्हें हराया, जैसे उनमें से शूतिया थे, कुछ 1523 के जो राजा थे उन्हें हराया, जो कोच हाजो है 1581 में उन्हें हराया। ठीक है, इसके अलावा जो अदर ट्राइब से उन्हें भी अपना पार्ट बना लिया, उन्हें भी हरा दिया। ठीक है, जो अहोम थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेट एस्टैब्लिश करा, बनाया, और उनके पास फायर आर्म्स भी थे, यानी कि बंदूक वगैरह भी थे 1530s के अराउंड, यानी कि इतनी जल्दी उन्हें ये सब डेवलप होने लगी थी। इसके बाद उन्होंने हाई क्वालिटी का गन पाउडर और तोप वगैरह बनानी शुरू कर दी थी 1660s से ही, यानी कि आर्मी के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो अब देखो जो अहोम लोग थे, ठीक है, उन्हें कुछ इंटरफेरेंस भी फेस करना पड़ा साउथ वेस्ट के लोगों से, यानी कि अगर हम साउथ वेस्ट देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो यहाँ के इंडिया के जो यहाँ का एरिया था वो यहाँ के एरियाज में इंटरफेयर करने लगा, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों का सामना करना पड़ा। जो मुगल थे उनका जो शासक था, यानी कि एक तरह से जो उनके क्या थे, रूलर्स वगैरह आ गए थे, वो कौन थे, जो मीर जुमला था। ठीक है, उसने अटैक करा अहोम लोगों पे। ठीक है, अहोम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस करा, अपने आप को बहुत अच्छे से बचाया, लेकिन फाइनली वो हार गए। ऑब्वियसली मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था, लेकिन कभी भी मुगल का कंट्रोल पूरे एरिया पे नहीं हो पाया और ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने फिर से डिफीट करा और फिर से अपना युद्ध वगैरह लड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग काम कैसे करते थे, इन लोगों का काम करने का ये था कि ये जो डिपेंड थे वो फोर्स लेबर पे थे, यानी कि लोगों को दास बनाना या फिर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, ऐसे वो काम करते थे। और ये जो लोग थे जिन्हें ज़बरदस्ती काम करने आना पड़ता था, इन्हें पैक्स कहा जाता था। इनके जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन का सेंसस होता था, सेंसस का मतलब उन्हें गिना जाता था कि कौन लोग हैं, और हर गाँव को, जैसे हमने देखा ना ट्राइब्स के अंदर बहुत सारे गाँव होते थे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा था। तो इन गाँवों से हर किसी को अपने कुछ नंबर ऑफ पैक्स भेजने पड़ते थे, यानी कि कुछ ऐसे फोर्स लेबर भेजना पड़ता था काम के लिए कि इन लोगों को जाना है इस बार। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो पीपल है
वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड एरिया से कुछ लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस में शिफ्ट होते रहते थे कि जिससे एक जगह पे ज़्यादा वो फोर्स ना पड़े, तो हमेशा वो शिफ्ट होते रहते थे। कुछ जो अहोम क्लान्स थे इस वजह से टूट भी गए, यानी कि कुछ लोगों को अपने घरों से, अपने उन एंसेस्टर से, यानी कि वो कॉमन एंसेस्टर वाली फीलिंग से टूटना पड़ा, अलग होना पड़ा। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें 17th सेंचुरी की, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सेंट्रलाइज था, यानी कि एक केंद्र से चलता था पूरे, उसमें हमेशा वही केंद्र से ही चला है। ठीक है, अगर आप बात करो ये किसके, मणिपुर के कुछ लोग हैं जो नागा ट्राइब से, कोबोइड नागा ट्राइब, उनके इयररिंग्स दिखा रखे हैं कि देखो ऐसे उनका कल्चर था पूरा। बात करें तो सभी मेल्स को, अब हम वापस कहाँ पे आ गए, अपने अहोम लोगों पे आ गए, तो सभी मेल्स को आर्मी में सर्व करना ही पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा वो किस किस काम में इंगेज थे, डैम्स बनाने में, देखो कितने डेवलप थे ये, डैम्स बनाने में, इरिगेशन सिस्टम के लिए और बाकी पब्लिक वर्क्स के लिए। और अहोम लोगों ने क्या किया, कल्टिवेशन के कुछ नए मेथड्स भी, राइस कल्टिवेशन के कुछ नए मेथड भी खोज निकाले। तो कोई भी ऐसा नहीं था कि ये जो शहर के लोग थे वही डेवलप थे, ये लोग भी डेवलप्ड थे। अगर हम इसके बात करें, अहोम सोसाइटी की ये डिवाइडेड थी कुछ क्लान्स में, हमने पढ़ लिया। और इनके यहाँ क्लान्स को क्या कहते थे, खेल कहते थे। ये जो खेल होती थी, देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस, आर्टिशन की कम कास्ट होती थी, तो ये नए नए आर्टिशंस को अपने अंदर ज्वाइन करते रहते थे। जो खेल थे वो कंट्रोल होते थे, अलग अलग गाँवों के अंडर आते थे और फिर उसे कंट्रोल करते थे। ठीक है, जो वहाँ के गाँव में जो उनके जो किसान होते हैं, किसानों को ज़मीन कौन देता है, जो गाँव की कम्युनिटी होती है, इनके पूरा गाँव मिलकर किसानों को ज़मीन देता था कि भाई तुम यहाँ पे खेती कर लो, क्योंकि पूरे कम्युनिटी के लिए ही वो उगाते हैं। ठीक है, तो पूरा एक ग्रुप सिस्टम था इनका, कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं था। था कि जब पूरी कम्युनिटी कंसेंट देगी ना तभी राजा इनसे लैंड ले सकता था। ओरिजिनली अगर बात करें, जो अहोम लोग थे वो पूरा ट्राइबल भगवानों को ही वर्शिप करते थे, उन्हें ही पूजते थे, कोई उनके वैसे भगवान नहीं थे जो बाकी जो नॉर्मल लोग थे, जो सेटल्ड लोग थे, उन लोगों के भगवान थे। तो इनके भगवान भी अलग होते थे। अगर हम 17th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस होने लगे धीरे धीरे किससे, ब्राह्मण लोगों से, और मंदिरों को ब्राह्मणों को दान देने लगे। ठीक है, इसके अलावा जो शिव सिंह का शासन आया जब, ठीक है, जो शिव सिंह थे उनके इलाकों में क्या होने लगा, उनके टाइम पे हिंदू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगा, यानी कि हिंदू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, हिंदू धर्म को। ठीक है, लेकिन जो अहोम राजा थे वो कम्प्लीटली अपने धर्म को नहीं छोड़ पाए जब उन्होंने हिंदूज़ में अडॉप्ट कर लिया तब भी, यानी कि वो हिंदू तो बन गए लेकिन उन्होंने हिंदू का भी कल्चर अपनी तरीके से अडॉप्ट करा, पूरी तरह से अपने कल्चर को चेंज नहीं कर लिया। अगर हम अहोम सोसाइटी की बात करें तो वो काफ़ी सफोस्टिकेटेड थी। ये क्या करती थी, कुछ लैंड ग्रांट्स करती थी, यानी कुछ ज़मीन दान देती थी किसे, कवियों को, और फिर जो स्कॉलर जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें। ठीक है, जो थिएटर के लोग होते थे, जो ड्रामेबाजी करते थे या फिर जो एक्टिंग करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता था उस कल्चर को। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, संस्कृत के काम को भी, संस्कृत की चीज़ों को भी लोकल लैंग्वेज में चेंज करा। ऐसे एक हिस्टोरिकल वर्क, एक इतिहास का काम है बुरांजीज। बुरांजीज क्या है, जो कि लिखा गया और संस्कृत में की चीज़ों को उन्होंने अपनी नॉर्मल चीज़ों में चेंज कराया। ठीक है, वही जो हमने देखा था ना कि ट्राइब्स ज़्यादातर लिखते नहीं थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस थे, उन्हीं एक्सेप्शन केस में से एक ये बुरांजीज है। ठीक है, पहले उसे अहोम भाषा में चेंज करा गया और फिर असम में, आज के असम बन गया जहाँ पे अहोम लोग हैं। ठीक है, अहोम लोग थे मतलब पहले। ठीक है, और अब भी वो अपनी जनजाति को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पूरा देखा कि किस तरह से सोशल चेंज होते हैं सब कॉन्टिनेंट में हुए, एक जगह से दूसरी जगह पे डिफर करते हैं, कैसे वर्ना बेस्ड जो सोसाइटी थी बाद में इंटरेक्शन के बाद थोड़ी बहुत चेंज हुई। ठीक है, किस तरह की सोसाइटीज़ धीरे धीरे अडॉप्ट होती हैं, चेंज होती हैं, किस तरह से ट्राइब्स थी, उनके कैसे कैसे लाइवलीहुड थे, यानी कि वो अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को कैसे चलाते थे। इसके अलावा किस तरह से कास्ट बेस्ड चीज़ें मर्ज हुई, किस तरह से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और कास्ट को भी छोड़ दिया और क्या अपना लिया, इस्लाम अपना लिया। कुछ लोगों ने कभी भी अपने भगवान को नहीं छोड़ा, भले ही उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया हो। किस तरह से उन्होंने अपने स्टेट को एक्सटेंसिव यानी कि बढ़ाया और उसके बाद उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कराया, यानी कि वहाँ का शासन अच्छे से चलाया। इसके अलावा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जो बड़े राजाओं और छोटे राजाओं के बीच में हमेशा होते रहते थे, एम्पायर्स के बीच में। ठीक है, अगर हम इसके बात करें कंक्लूजन की तो वो कह रहा है मंगोल्स को, तो पहले मंगोलिया को हमें मैप में देखना है, चलिए चलते हैं देखने। तो देखो आप, ये मंगोलिया है कहाँ पे, चाइना के ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ की ये जनजाति। ठीक है, यानी कि ये इलाका जहाँ पे बाकी ये मंगोल जनजाति रहती थी। अब हम मंगोल्स के बारे में पढ़ने वाले, चलिए चलते हैं। उनके इतिहास में बहुत ही जाने पहचाने वाले हंटर गैदरर्स थे, यानी कि इकट्ठा करके खाते थे, और पास्टोरेल्स थे, यानी कि पास्टोरेल्स मतलब जो अपने पशु वगैरह को अपने साथ में रखते हैं वो लोग। ठीक है, सेंट्रल एशिया के जो खासकर ग्रास लैंड्स हैं, यानी कि जो स्टीपर्स है, जो चारा गाय हैं, वहाँ पे रहते थे, फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, और फिर नॉर्थ में उन्होंने काफ़ी अपने आप को इस्टेब्लिश करा। 1206 में अगर हम बात करें तो चंगेज़ खान है, यानी कि जो हिंदी में चंगेज़ खान कहते हैं, इंग्लिश में गंगेज़ खान कहते हैं। तो जो गंगेज़ खान थे उन्होंने यूनाइट किया मंगोलों को और तुर्किश को। अब आपने जब मुगल चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि ये जो चंगेज़ खान के और तुर्की लोगों के वंशज थे, कौन, मुगल। ठीक है, तो ये जो मंगोल और तुर्किश है इन्हें जोड़ा किसने, चंगेज़ खान ने ही जोड़ा था। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर अपनी बना ली। ठीक है, एंड जब चंगेज़ खान की डेथ हुई तब वो बहुत सारे इलाकों का कौन सा शासक था,
फिर जो इसके बच्चे निकले यानी कि जो आगे की जो पूरी जनरेशन निकली उसने पूरे एम्पायर को बहुत ज़्यादा आगे फैलाया अलग अलग एरियाज़ में, रशिया में, रूस में, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में, चाइना में, वेस्ट एशिया में, इन सब इलाकों में इन्होंने अपने शासन को फैलाया। और जो मंगोल लोग थे उनकी जो मिलिट्री थी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। पूरा जो ग्रुप था वो रिलीजियस ग्रुप था, ठीक है, और अपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से अपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से मानता था। अगर आप कीवर्ड्स की बात करें तो एक तरह समरी आ जाती है इनमें। वर्णा कौन थे, वहीं जो जातियाँ ब्राह्मण लोगों ने वो जो समाज को ब्राह्मण लोगों ने डिवाइड कर रखा था 4 वर्णों में, ठीक है। वो अगर आप देखें जातियों को तो जब बाद में क्या हुआ, वर्णों के अंदर भी कुछ इन्होंने डिवीजन किए, जब इन्होंने कुछ अलग अलग स्किल्स के लोगों को अपने साथ जोड़ा वो जाति बनी। तांडा कौन थे, जो कारावैंस थे, किनके जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ठीक है। गढ़ आपको पता है अहोम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव किंगडम था पूरा वो जो डिवाइडेड था गढ़ों में, 84 जो गढ़ डिवाइडेड थे, फिर 84 उसमें बरोद जो 84 डिवाइडेड थी, आगे बरोद यानी कि 12 उसमें 12 सेंट्रल्स में। भूयांस क्या है, भूयांस वही जो लोग थे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जहाँ पे कौन लोग आ गए थे बाद में, अहोम लोग आ गए थे और उन्होंने वहाँ के सिस्टम को ख़त्म करा। पाइक कौन थे, पाइक वो थे जो फोर्स लेबर थी उनकी, ठीक है। खेल उनके यानी कि जो अहोम थे उन लोगों के लिए जो क्लान्स थे, ठीक है, वो अपनी भाषा में उसे क्या कहते थे, खेल कहते थे। बुरंजी की बात करें तो हिस्टोरिकल जो उनके हिस्टोरियन क्या थे, जो ग्रंथ थे इनके, उन्हें बुरंजी कहा गया है। सेंसस यानी कि उन्हें गिनना होता है, जब हम जनता को गिनते हैं ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग औरत हैं, कितने आदमी हैं, कितने टोटल हैं, कितने जानवर हैं, उन सबको सेंसस कहते हैं। आज भी हमारे देश में सेंसस होती है, ठीक है, यानी कि गणना होती है, जनगणना, ठीक है। अगर हम मैचिंग की बात करें तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या था। देखो जो गढ़ थे वो डिवाइडेड किस में थे, बाद में 84 में डिवाइडेड थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ठीक है, गढ़ 84 में डिवाइडेड थे। जो तांडा थे वो कारावैन यानी कि जो तांडा लोग जो तांडा था वो कारावैंस को ही कहते थे। हम जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, उनके सेटलमेंट को तांडा कहा जाता था, ठीक है। लेबरर कौन थे, जो पाइक थे, जो फोर्स लेबर थे। क्लान्स क्या हैं, जो उन्हें खेल भी कहा जाता है, जो शिव सिंह थे उन्होंने होम स्टेट पे हमला किया था। दुर्गावती थी वो गढ़ कतंगा की कौन थी, महारानी बनी बाद में, ठीक है, अपने बच्चे के नाम पे उन्होंने अपना शासन किया था। मैचिंग हमने देख ली, अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो जो नई कास्ट थी जो वर्णास के अंदर थे उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। वर्णा के अंदर थे उन्हें क्या कहते हैं, जातिस कहते हैं। जाति की आप डेफिनेशन में भी ये डाल सकते हो। हिस्टोरिकल वर्क जो था अहोम का वही डेफिनेशन में आप देखो, जो बुरंजी है वही था इनका हिस्टोरिकल वर्क। जो गड़ा कतंगा है उसके पास 70,000 गाँव है, ये कहाँ मेंशन है, अकबरनामा में मेंशन है। अकबर ने किया है हमें पता है। जो बड़े और छोटे मतलब बड़े और छोटे जो ट्राइबल स्टेट होते थे वो ग्रैंड करते थे लैंड के सेपॉइट्स को, स्कॉलर्स को हमने पढ़ा। ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या रिच थी अपने ओरल ट्रेडिशन में, हाँ भाई रिच थी, ठीक है। जो कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं थी क्या, नहीं, ये तो गलत है, थी। जो 84 लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो उनके अंदर बहुत सारी सिटीज़ आते थे क्या, नहीं, बहुत सारे गाँव आते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। जो भील लोग हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में थे, तो नहीं, भील लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं थे, आपने मैप में मैंने आपको बताया था, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज, जो एग्रीकल्चरलिस्ट लोग थे जो सेटल्ड थे उनमें, और जो पशुपालक थे यानी कि जो घूमते फिरते पशु को लेके जो चलते थे वो क्या क्या एक्सचेंज करते थे। जो पशुओं को लेके चलते थे पेस्ट्रोलेट्स, वो क्या देते थे, वूल्स दे दी, दूध दे दिया, या फिर खुद जानवरों को ही दे दिया। और ये जो सेटल्ड लोग थे वो क्या देते थे, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ें उन लोगों को देते थे। तो इनका सेटलमेंट ऐसे चलता रहता था। इसके बाद देखें तो किस तरह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था अहोम स्टेट को, हमें पता है वो पूरा किस तरह से डिवाइडेड था, सेंट्रलाइज थी पूरी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अहोम के अंदर थी। फिर अगर आप देखें वर्णा बेस्ड सिस्टम में कैसे चेंजेस आए, तो धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ती गई तो स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती गई। फिर इन स्किल वाले लोगों को काम के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया, जिससे इस तरह से वर्णा बेस्ड सोसाइटी डेवलप होने लगी। अगर हम बात करें कि जो हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, कि ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसे चेंज होती गई जबकि वो स्टेट में ऑर्गेनाइज थी, तो इन्हें भी क्या हुआ, धीरे धीरे रिलेशन रखने लगे। जैसे कि जब हम बात करें राजपूतों की, जब ये लोग बढ़ के जो राजा बनने लगे, ठीक है, तो बाकी जो जनजाति थी उन्हें भी लगा कि हमें भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, तो वो आने लगे। फिर उनकी सोसाइटीज़ चेंज हुई, कुछ ने अपने धर्म को भी छोड़ा, मतलब दूसरे हिंदू धर्म को भी अपनाया, कुछ ने इस्लाम धर्म को अपनाया। तो इस तरह से इनकी सोसाइटी भी अपने आप में चेंज होती गई। क्या बंजारा इंपॉर्टेंट थे, हाँ भाई बंजारा इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे, जैसे उसमें मेंशन भी है कि जो राजा थे, मुगल राजा थे, वो बंजाराओं का यूज़ करते थे ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और ज़्यादातर जो चीज़ें थी, जो जानवरों से रिलेटेड चीज़ें थी, ये बंजारा लोग ही प्रोवाइड करवाते थे, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते
रहते थे, ठीक है। जहाँ से महंगे सामान है वहाँ से लेके जहाँ पे सस्ता सामान है वहाँ से लेके महंगी जगहों पे बेचते थे। तो जहाँ पे वो सामान नहीं था वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती थी। अगर आप बात करो गोंडास की और अहोम की तो क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको पता है कि दोनों ही बहुत ही सेंट्रलाइज ग्रुप्स थे, ठीक है। पहले अलग अलग रहते थे, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, जो गोंडा लोग थे अपने गोंडवाना इलाके में पहले ही रहते थे। जो अहोम लोग थे वो आए थे म्यांमार से, और वहाँ के जो शासक थे पहले जो ब्रह्मपुत्र इलाके के पास रहते थे उन्होंने हराया था, ठीक है। फिर उनकी स्ट्रक्चर बता दूंगी किस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, किस तरह से, जैसे अहोम थे इनमें लेबर फोर्सेस थी, गोंडा में लेबर फोर्स नहीं थी, किस तरह से डिवाइडेड थे कि पहले गढ़ के अंदर और आगे जो 84 थे 84 के अंदर और डिवाइडेड बरोच करके, तो ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कोई क्वेरीज हो तो पूछिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।